लेची बोंगा मुक्तेश्वर में पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उत्तराखंड में पीएम मोदी का दूसरा चुनावी जनसभा 11 अप्रैल को ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। पहले हरिद्वार में होनी थी दूसरी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सोमवती अमावस्या कल, हरिद्वार में आज रात से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, स्नान पर्व के लिए रूट प्लान जारी। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू, 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। मिनी बैंक संचालक पर गबन का मुकदमा दर्ज, एसबीआई संचालक के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। एसबीआई की ब्रांच ने लेन देन पर मिनी शाखा में लगाई रोक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान के सिक्कर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। तो इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों। देश, बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है और सीकर शिक्षा की भूमि है।
यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं, और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए, देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है, और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब और राजस्थान के सीकर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जनता का आशीर्वाद मांगते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर, इकाना स्टेडियम में आईपीएल का आज होगा मैच। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। स्टेडियम के बाहर टी शर्ट खरीदने के लिए लगी लोगों की भीड़। लखनऊ टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे दर्शक। लखनऊ से खबर, आज इकाना स्टेडियम में मैच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? आज इकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच होना है और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, इस सीजन का आईपीएल का लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरा मैच है और इस मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लखनऊ की टीम और गुजरात की टीम आमने सामने है। लगभग 7:30 बजे मैच शुरुआत होगा, लेकिन अभी स्टेडियम के बाहर की तस्वीर दिखाएगी कितने लोग दर्शक है यहाँ पहुंच चुके हैं। मैच को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है, कितना लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की लहर है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। आप लखनऊ की टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है इस मैच को लेकर?
लखनऊ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एक युवा है, एक छोटा लड़का है, ये गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करने आया नेपाल से। जीतेगा। मेरा नाम भास्कर महासेठ। कहाँ से, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप, लखनऊ को कि गुजरात को? हम गुजरात को। देखिए किस तरीके से गुजरात को सपोर्ट करने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। आप किस टीम को सपोर्ट करने? लखनऊ अपने 3 मैचों में से 2 मैच जीती है, ये उसका चौथा मैच है। क्या लग रहा है कि चौथा मैच जीत रही है? नहीं जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। लखनऊ जीत रही है। देखिए एक सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की टीम एक राजधानी एक्सप्रेस कह रहे हैं, जिसको मयंक यादव की एंट्री हो चुकी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आप क्या लग रहा है? 160 के स्पीड में 2 विकेट लेगा, 4 विकेट जैसा बॉलर नहीं मिलेगा अभी वो 160 के स्पीड में फेंका। 160 की स्पीड से लखनऊ का जो बॉलर है मयंक यादव, वो बॉल करने जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है मयंक यादव को लेकर? मयंक यादव आज बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा और लखनऊ के लिए 2-3 विकेट लेकर जाएगा और 3 से 4 विकेट लेकर जाएगा। देखिए केएल राहुल से क्या उम्मीद है? केएल राहुल कप्तान, केएल राहुल आज 50 मारेगा। 25 गया, 20 गया, 50 मारेगा। केएल 50 प्लस जाएगा, रन मारेगा। और सबसे बड़ी बात है स्टेडियम के बाहर दर्शक हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, तमाम जो लोग मौजूद हैं। इस बार हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या उम्मीद लग रही है आपको कि कितना स्कोर अगर टॉस जीती है, कौन बैटिंग करेगा? 180 के पास ये अभी ये शख्स दूसरी टी शर्ट में था। आपने ये बताइए अगर लखनऊ मैच जीतता है या स्कोर कितना चेस करने को देगा गुजरात को? तो जीतता है 170 देगा, कहाँ ज्यादा देगा? नहीं दे पाएगा। देखिए ये गुजरात का ये जो जोश है आप देख सकते हैं। ये जो जोश है आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जोश है। क्या लग रहा है? जिस तरीके से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग मैच को लेकर उत्साहित है, साफ है कि अपने देश में क्रिकेट प्रेमी बहुत नजर आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग टैटू भी कर आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी। देखिए बिल्कुल ये नाम, तमाम जो प्लेयरों के नाम, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, जाहिर खान, वीवीएस लक्ष्मण, तमाम जो नाम है, रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अपने हाथ में बनवाए हुए हैं, गुदवाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेकर बात करें आपसे? तो आज लखनऊ जीतेगी, 200 प्लस उनको चेस करना होगा। लखनऊ जीत रही है। किस गेंदबाज से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है लखनऊ की? मयंक यादव। एक जो ये नाम है, एक जो मयंक यादव जो नाम है, आज से कुछ समय पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब मयंक यादव का नाम लखनऊ का क्या पूरे इंडिया का तमाम जो बच्चे हैं वो जान रहे हैं। और लखनऊ की टीम को जिताने के लिए तमाम जो सपोर्टर्स हैं अभी से ही मैदान के बाहर मौजूद हैं। सुबह से ही दर्शकों की यहाँ भीड़ थी। अगर बात करें लखनऊ में 7:30 बजे मैच शुरू होगा, गुजरात की टीम सामने होगी लखनऊ के। लेकिन अगर बात करें लखनऊ अपने 3 मैचों में से 2 मैच को जीत चुका है, वहीं गुजरात की टीम अपने 4 मैचों में से 2 मैच को जीती और 2 को हारी है। गुजरात की टीम भी चाहेगी कि इस मैच को जीते। फिलहाल लोगों का उत्साह आप साफ तौर पर देख सकती है। ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर फिलहाल मैच को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और अब रुक करेंगे खबरों का। भाजपा सदस्यता कार्यक्रम के क्रम में आज कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में पटका माला पहनाकर उनको सदस्यता दिलवाई गई है। आपको बता दें कि बीते दिन ही दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद तमाम अटकलों को विराम देते हुए भाजपा का दामन थामा। भाजपा में शामिल होकर उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझ कर ही भाजपा का दामन थामा है। आज हम झटके देने काम नहीं करते, कांग्रेस झटके में आ रही है। क्योंकि जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान न दे, जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को नीति न दे, जब नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को कार्य न दे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होती है। और कांग्रेस का जो हार्स हो रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड तो एक छोटा स्टेट है, देश का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन छोड़कर न भाग रहे हो? भाई झटके दिलवाने वाला मैं कौन होता? वो तो ऐसी शक्ति है कि जो कोई भी देख नहीं पाया है। लेकिन हाँ, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, हम सबका साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं
और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, ये तो जब मैं बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर इकाई ने हिंदू वर्ष के तहत नगर में पथ संचलन निकाला, जिसका जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया है। डीएसए मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट में स्वयंसेवक व संघ के कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिसके बाद धर्म ध्वज फहराया गया। स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचालक डॉक्टर शैलेंद्र ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचालन किया गया। संघ का काम 99 वर्ष हो गया, 100 साल होने वाला है। 6 उत्सव में एक उत्सव है और केवल संघ का ही नहीं, समाज में नववर्ष, भारतीय नववर्ष स्वीकार होता जा रहा है और अपने देश में ही नहीं, आज विश्व में सब जगह भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। और अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर किसी भी देश में देखें, और भारत के भी सुदूर पूर्वोत्तर में भी, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड, चाहे मिजोरम हो, सब जगह आज अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। और उसी क्रम में संघ का नववर्ष का उत्सव था। बिल्कुल। नैनीताल के मल्लेताल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की भूमि में वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग की वसूली करते हुए मेट्रोपॉल पार्किंग संचालकों ने एक युवक को पकड़ लिया। संचालक राजेश रावत का कहना है कि उनके द्वारा एक युवक को पर्यटकों से वाहन पार्किंग के लिए 120 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। हम लोगों ने यहाँ पार्किंग ली हुई है, हम लोग यहाँ शुल्क पे कर रहे हैं, पार्किंग को हमने लिया हुआ है, टेंडर किया हुआ है और यहाँ पर ये लोग अवैध पार्किंग कर रहे हैं। अधिवक्ता पार्किंग में भी अवैध वसूली कर रहे हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्हें हमारे पास समझा भी गया कि भैया देख लो, ये पार्किंग है, आप यहाँ लगाओ गाड़ी, लेकिन ये मानते नहीं है, गाड़ियाँ लगाने नीचे भी अवैध वसूली कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने महिलाओं से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव है, उसमें ली गई है, प्रदेश में हमने ये बैठक ली है। इसमें हमने महिलाओं से, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो हमारी मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताया है सारा, कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है और किस तरीके से हमें महिलाओं को आगे समझाना है कि हमारी जो एक न्याय की 5 गारंटी जो आई है महिलाओं के लिए, सबसे अच्छी गारंटी वो आई है, जिसमें 1 साल में 1 लाख रुपए गरीब महिला को देने के लिए और आधी आबादी आधा हक, ये सभी तरह के उन्होंने चर्चाएं अभी महिलाओं के साथ की है। जिस तरीके और कहा है कि महिलाओं को जो टीम बनाकर गांव-गांव जाके जो हमारी न्याय की गारंटी है समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से समझाया जाए हमें महिलाओं को। और जिस तरीके से अब पहले हम लोग राशन हम लोगों को मिलता था और उसमें ही अब देखिए प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है, ताकि प्लास्टिक के चावल खा के उनको किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के चावल खाएंगे तो सबसे पहले कैंसर ही होगा लोगों को। तो इस तरीके से भी लोगों को समझाने के लिए हमें बताया गया है कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है और महंगाई के ऊपर, इन सभी के ऊपर हमारी अभी चर्चा हुई है। तो यही सब जाके हमने धरातल में अभी महिलाओं को गाँव-गाँव जाके समझाना है। खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर के मख्याली खुर्द गांव में 2 दिन पहले हुई शादाब नाम के युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दी। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने लक्सर कोतवाली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुलचेर और गांव के ही रकीब श्याम और गुलजार और शादाब ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेल रहे थे। इस दौरान रकीब और गुलचेर की लगातार हार हो रही थी। जुए में पैसे हार जाने की वजह से इनका शादाब के साथ झगड़ा हो गया और इसी दौरान इन लोगों ने शादाब को पीट कर उसकी हत्या कर दी। सलीम सनौफ सफ़ी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें 4 लोगों का वास्तवा नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या इन 4 लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके और घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई, उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें 2 लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे जीते गए, उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने, राकिब और उसके साथ एक और था, उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई है गुलशेर ने।
तो पुलिस ने इन दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग पुलिस अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अन्य और भी अभियुक्तों के जो नामजद हैं उनके वेयरअबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं। गांव के खेतों में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। जंगलों में तेंदुआ होने की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ खेतों में तेंदुआ की तलाश की। वहीं ग्रामीणों ने तेंदुआ का वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चुनावी दंगल के बीच एकाएक पार्टी छोड़ रहे नेताओं से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी। इसके बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े मनीष खंडूरी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आलम यह है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक राजेंद्र भंडारी समेत पार्टी के तमाम अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक ओर जहां संगठनात्मक नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ाने के साथ ही संगठन को भी मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से एकाएक जा रहे नेताओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि इनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीज़ें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीज़ें जाती हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीज़ें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं, तो इसका कोई ख़राब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम, नई खाल आती है, नई चीज़ें अपनी जगह लेती हैं। जनता पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही उत्तराखंड कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लगातार पार्टी के सैकड़ों नेताओं का पार्टी से पलायन होने से हाईकमान भी टेंशन में है और इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं गरमाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान से प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी भी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आज की हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त है और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। सुस्ती कैसे दूर होगी? इनके सहयोग से और उसको देख करके रंग बदलता है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, कहाँ कहा, उस वक्त क्या समीकरण थे, क्या सिचुएशन थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इसका जवाब यदि माननीय हरीश रावत जी ही दें तो बेहतर रहेगा। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है।
ये कहाँ से मीडिया चलाता है आप लोग जानते हैं। अगर सिंह रावत जी का डिस्कशन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। एक के बाद एक विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं ने विपक्षी दल कमजोर करने का काम किया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहा है? क्या विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं से बीजेपी में असंतोष नहीं बढ़ेगा? क्या हरीश रावत का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। नैनीताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बुरांश के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्र करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सैदा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे ये नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सैदा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि जो बुरांस है वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है और जो उसके औषधीय तत्व हैं, मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है। घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये फूलों की प्रोसेसिंग का इको फ्रेंडली तरीका है। बुरांश नमक बनाकर और उसे बेचकर वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाती है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर को मजबूती जुटाने के लिए भाजपा जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन बूथों को जीतने की जिम्मेदारी और बीजेपी का कुंभ बढ़ाने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली के कंधों पर दी गई है। देखिए, वो धर्म की आड़ में, नामों की, मजहब की आड़ में वोट की राजनीति करना उनका पुराना पेशा रहा है। उनकी पार्टी की पहचान भी यही रही है कि दंगे कराकर, मुसलमानों को डराकर, मुसलमानों को भटकाकर वोट लेना। आज वो उसी नीति के तहत आज वहां जा रहे हैं और लगातार, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चाहे मेरठ हो, अमरोहा हो, बदायूं हो या रामपुर हो, बिजनौर हो, बागपत हो, उनकी जो कैंडिडेट हैं पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट टिकट बदल रहे हैं, उनके प्रत्याशी लगातार बदले जा रहे हैं, उनके जो नेता हैं उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वो अपना नेताओं में, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास खो चुके हैं। आज न वो जनता के बीच हैं, न वो जनार्दन के बीच हैं, न वो लोगों के बीच हैं, न वो चुनाव में कहीं है, न वो जीत रहे हैं। इसलिए वो अपना चुनाव में टहल करके समय काट रहे हैं।
खबर जबलपुर से, जो नरेंद्र मोदी का दिनांक 7/4/24 को 6 बजे से 7:15 बजे तक शहीद भगत सिंह तिराहा से छोटी लाइन तक रोड शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त रोड शो के मद्देनजर दोपहर 1 बजे से ही रोड शो मार्ग एवं वीवीआईपी मार्ग से मिलने वाले समस्त मार्गों को वाहनों को प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबलपुर में ये देख सकते हैं किस तरीके से ये मुस्तैदी से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और ये रोड शो होने वाला है। रोड शो के दौरान यहाँ पर एक पूरा कंट्रोल रूम बना दिया गया है, सभी जगह निर्धारित कर दी गई है। वहीं मीडिया के लिए 4 जगह सुनिश्चित की गई है जिसमें मीडिया अपनी कवरेज ले सकती है। किसी भी मीडिया वालों को ऐसे भी अलाउ नहीं किया गया है। सबसे पहले कार्ड बने हैं, कार्ड बनने के बाद ही वहाँ पर मीडिया को भी अलाउ किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये पूरी रूट डिसाइड करी गई है जिसमें मैपिंग की गई है। नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाम को होने वाला है और इसी की कार्यक्रम में ये व्यवस्थाएं अभी से प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुलिस प्रशासन का अमला जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। यहाँ पे बताना चाहूँगा मुस्तैदी से किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और सभी जगह भगवा और बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी रोड को एक तरीके से पूरा बना दिया गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। जबलपुर शहर में बड़ी तेजी से बड़ी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन इसमें काम कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा गर्मी को देखते हुए जूस सेंटरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। जावरा के रतलामी गेट पर कार्रवाई की गई जिसमें बढ़ती गर्मी को देखते हुए फ्रूट जूस से दुकानदारों द्वारा वर्ग के साथ तेजी से बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग टीम द्वारा जय महाकाल जूस सेंटर की सैंपलिंग की गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि फ्रूट जूस को ज्यादा समय तक काट कर नहीं रखना चाहिए। सुरक्षा औषधि प्रशासन की तरफ से गर्मी के मौसम को देखते हुए जो भी फ्रूट जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, बर्फ़ है और जो कुल्फ़ी है, इनके सैम्पलिंग की जा रही है और सर्विलेंस सैंपल्स, लीगल सैंपल्स इनके कलेक्ट किए जा रहे हैं। नॉर्मल देखने में आता है कि ये लोग क्या फूड कलर का यूज़ करते हैं, जो खाद्य कलर होता है वही यूज़ करना होता है इसमें, और फ्रूट्स को ज़्यादा टाइम तक काट के नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से इनको हाइजीन मेंटेन करने का, फूड लाइसेंस रिन्यूअल करवाने का, डिस्प्ले करने का ये इनको निर्देश दिए जा रहे हैं। आज जो कार्रवाई करी है किन लोगों पर कार्रवाई? आज महाकाल जूस सेंटर रतलामी गेट जावरा पर यहाँ पे कार्रवाई अभी चल रही है। हरियाणा स्थित गांव के लोगों को अपने गांव में आने के लिए यूपी के रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। प्रयोग एक और यमुनानगर के इस गांव ने जो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, तो वह यमुनानगर के एक अन्य गांव तिगरा में ग्रामीणों ने किसी भी भाजपा नेता के गांव में प्रवेश न करने की चेतावनी वाले पोस्टर गांव में चस्पा कर दिए हैं। आज देश भर में आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये विरोध इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। विपक्षियों का मानना है कि केजरीवाल को शराब घोटाले में उन्हें झूठी तरीके से फंसाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक और जहां आपके दिग्गज नेता और कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास रखकर विरोध के सुर तेज कर दिए हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी इस बात को भी भुनाने का मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कोई ऐसी बात विपक्ष की ओर से जनता तक सीधा असर न कर दे, इस बात पर खास तौर पर फोकस करते हुए एनडीए के घटक दल अपनी नजरें बनाए हुए हैं। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है और इस बात को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हमेशा से ही नजर आई है। लेकिन जब से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत हुई है और जब से वे जेल से बाहर आए हैं, तब से इंडिया गठबंधन की उम्मीदें केजरीवाल के जेल से बाहर आने की भी काफी बढ़ गई हैं। सवाल उठता है कि आपके इस प्रदर्शन का राजनीतिक मोड़ आगे क्या होगा। साथ ही विरोध के सुर तेज कर देने से क्या सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे?
साथ ही सवाल ये भी है कि आम चुनाव के कम समय के रहते आगे का विकल्प आम आदमी पार्टी के पास क्या होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बाजार पर भी चुनावी रंग दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में प्रचार सामग्री बनाने वाली दुकानों पर खासी रौनक है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बाजार पर भी चुनावी रंग दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रचार सामग्री बनाने वाली दुकानों पर खासी रौनक है। झंडे का काम तो सही चल रहा है। पहले हम साड़ी का काम करते थे तो साड़ी तो थोड़ी डाउन हो गई है और अब झंडे का काम आ रहा है तो हम सही है। हालांकि प्रचार सामग्री तैयार करने वाले कुछ कर्मचारियों का कहना है कि इस बार काम बहुत कम है। पहले आते थे चुनाव वगैरह थोड़ा बहुत काम वगैरह मिलता था। इस बार ही ना चुनाव का कोई रुख दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कोई काम धंधे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत चल रहा है, मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है हमारी, बस इसी पर चल रहा है। वैसे दूसरी किसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के झंडों की मांग ज्यादा है। चुनाव चल रहा है, चुनाव नहीं चल रहा है। चुनाव का बहुत कम है काम, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है। और चुनाव में झंडे मैंने छाप रहे हैं, आप किसी पार्टी छाप रहे हैं? थोड़ा बीजेपी के भी छप रहे हैं, तो कांग्रेस की बहुत क्वांटिटी कम है और बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत कम है, समाजवादी की भी कम है और बीजेपी का थोड़ा बहुत चल रहा है। आजादी के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और तब इसमें 4 महीने का वक्त लगा था। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान किया था। इस तरह से इस बार चुनावी प्रक्रिया 82 दिन में पूरी होगी। दिनों के लिहाज से ये आंकड़ा पहले आम चुनाव के बाद दूसरे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होने हैं। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होंगी और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु का नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर निर्भर है। इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया। देखिए रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर निर्भर है। इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया है। लगभग 2500 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार वाले छोटे चाय उत्पादक लगातार घाटे के कारण चाय उद्योग से किनारा करने लगे हैं। Before 95-96, we had a good we had good rates also for the tea. Now after that, it's coming down little by little. So year 2001, when Vajpayee was there, when he was Prime Minister, we went. He gave us 2 rupees, 3 rupees support price also. That time we had a little bit difficult. So from then, it's coming down every year. आंकड़ों के मुताबिक नीलगिरी में 350 चाय कारखानों में से 160 ने स्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया है और बाकी कारखाने भी बंद होने के कगार पर हैं। The small growers, those are having 2 acres, 3 acres, all are going selling it because facing a lot of problems. Labours, whatever comes from the revenue coming from the tea estates, it's all going to the labours only. We are not getting anything. So it means 1,000 rupees we're getting, hardly 50 to 100 rupees the balance will be there for the growers. Otherwise, a bit difficult to manage the teas now. And not only that, in between there was some rules. The Kenyan tea and Sri Lankan tea is coming into India. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये कारोबार कुछ बड़े कारोबारियों के लायक ही रह गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज्यादा सैलरी की वजह से चाय कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। See, more than 50,000 students in a year they pass out and they come from this agriculture background. So if there is a streamline where
students are interested in various categories like tea, coffee and vegetations all like this, they can get into the field as a project, so they can help the farmer to understand the technical parameters where they can help the farmers to improve the crop by giving an agronomical support. नीलगिरी जिले में तकरीबन 65,000 छोटे बड़े चाय उत्पादक हैं। चाय की खेती, चाय की पत्तियों को तोड़ने, परिवहन और प्रोसेसिंग से हजारों लोगों को काम मिलता है। டீ ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறது ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா சம்பளம் அவ்வளோதான். ஏன்னா காட்டில் இலை பறிக்கிறது, கத்தில பிடுங்கிறது அந்த மாதிரி தான். காலையில் 8-8:30 ஸ்டார்ட் செய்யும், 4:30 முடியும். 4:30 லீவு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான். பின்ன ஏதாவது கவர்மெண்ட் லீவ் இருந்தால் கொஞ்சம் லீவு தான். नीलगिरी में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने कई बंदोबस्त किए हैं। वही भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई। हालांकि बैरिकेडिंग से यहां दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि बैरिकेडिंग से यहां के दुकानदारों में नाराजगी है। जिगजैग बैरियर की वजह से ना सामान आ पा रहा, ना सामान जा पाएगा। पब्लिक जो बीच में फंस जाएगा, किसी को कुछ दिक्कत हुआ, कोई घटना हो जाएगा, कोई प्रशासन की जिम्मेदारी लेगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको हटाया जाए, ड्राइव बैरियर के माध्यम से मेला कराया जाए। दुकानदारों का कहना है कि बैरिकेडिंग से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। स्टील रेलिंग की वजह से लोग जब दर्शन करने जाएंगे और इसी वापस करने आएंगे तो जितने दाने और बाएं के जितने भी दुकानदार हैं वो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जब रोजी रोटी पे बात आ जाएगी तब यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है और जिला प्रशासन से सहयोग मांगा जा रहा है। इस बैरियर को तत्काल अवलंब हटाया जाए। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने रामनवमी पर लगने वाले सालाना मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्था पर विचार के लिए पिछले हफ्ते बैठक की थी। तमिलनाडु के विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बन गया है। तकरीबन 10,000 परिवार इस स्टील प्लांट से चलते हैं। इसके निजीकरण का मुद्दा इस बार चुनावों में काफी प्रमुख है। RINL स्टील प्लांट विशाखापट्टनम की साख से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में इसके निजीकरण का ऐलान किया था। तब से ही इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। स्टील प्लांट के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन भी इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। Ignoring all these things and to kill the sentiments of Andhra people, this central government has taken a decision. It is not fair at all. Now the elections are coming. All the political parties, even including the YSR Congress, the state, Telugudesam Party, Janasena, even the state leaders of BJP are also supporting the cause of Visakhapatnam people. It should not be privatized. Now what we request Modi ji in the NDA government in the coming elections, they should think that if they want to end the affection and love of the Andhra Pradesh people, they should declare Visakhapatnam steel plant should not be privatized. भरत मुथुकुमिल्ली ने टीडीपी के टिकट पर विशाखापट्टनम से 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। वे भी निजीकरण के खिलाफ हैं। We are completely against the privatization of the steel plant. In the last 5 years, we've been a very vocal opponent. The current state government has been a mute spectator and inadvertently abetting this privatization of the steel plant, which is very unfortunate. And I participated in many protests. I've spoken with the employees, with the union workers. YSRCP की उम्मीदवार बोच्चा झांसी लक्ष्मी विजयनगरम सीट से सांसद रह चुकी हैं। वे भी निजीकरण का विरोध कर रही हैं। ఆ రోజే నేను మా స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఇక్కడ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర హక్కు అనే నినాదం ఇక్కడ మాకున్నది.
ఇక్కడ ఎంతమందో ప్రాణాలు అర్పించి మరి ఈ ప్రాంతంలోని ఉక్కు పరిశ్రమను స్థాపించుకున్నారు. 100కి 100 ఇది ప్రజల భాగస్వామ్యంగా ప్రజలతో ఉండేటట్టుగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్గా ఉండాలి కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్గా ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఒప్పుకునేది లేదు. चुनावी काल में विशाखापट्टनम के RINL स्टील प्लांट का भविष्य अधर में लटक गया है। RINL स्टील प्लांट का क्या होगा, चुनावी नतीजे ये तय करेंगे। इस लिहाज से चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा राजस्थान का बीकानेर अपने किले, मंदिरों और भुजिया के लिए जाना जाता है। बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 2004 में सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से 3 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा राजस्थान का बीकानेर अपने किलों, मंदिरों और भुजिया के लिए जाना जाता है। बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित निर्वाचन के लिए रिजर्व है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से 3 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। अर्जुन राम मेघवाल को उम्मीद है कि उनके कराए गए विकास की वजह से उन्हें जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने कानून मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया, और ये सही है कि इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अगर दलित समाज की बात करें तो मैं दूसरा ऐसा कानून मंत्री हूँ। इसका असर समाज में भी है, और जो बाबा साहब के फॉलोइंग करने वाले जो नागरिक हैं उनमें भी है, और इसका असर आपको चुनाव में भी नजर आएगा। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों में विकास के केवल वादे ही किए गए हैं। ये 3 बार जीतने के बावजूद भी आज पूरे बीकानेर पार्लियामेंट में कहीं भी अपना काम नहीं गिना सकते। एक भी गांव में नहीं जाते, एक भी कार्यकर्ता को नहीं जानते। यहाँ तक कि जो बीजेपी का वर्कर है वही परेशान है। मुझे ऐसा नेता पहली बार मिला है। ये जारी जानकारी मुझे गांव में जाने के बाद मिली है कि मैं पूरे पार्लियामेंट में करीब मैंने 200 गांव निकाल लिए, अभी मुझे 500 गांव और निकालने हैं। लेकिन मुझे फील इस बात का हुआ है कि पहला आदमी है कि किसी गांव में इसका पत्थर नहीं लगा है, कहीं भी इसने कोटा नहीं लगाया है। बीकानेर शहर के बीचों बीच बना रेल ट्रैक लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। लोगों की मांग है कि इस पर ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। इसके अलावा बाईपास की मांग भी लंबे समय से लटकी पड़ी है। फाटक की बहुत बड़ी समस्या है साहब। दोपहर में दिन भर बंद रहता है। ये दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बहुत बच्चे परेशान होते हैं। स्कूल से आते हैं बच्चे, बहुत परेशान होते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत समस्या है। MP MLA कोई ध्यान नहीं दे रहा है सब, पर कोई होता नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ आज तक। LED भी पास हुई थी, वो भी नहीं हुई। अंडरब्रिज का भी कहा, वो भी कुछ नहीं। उसके बारे में सब सैंपल वगैरह लिए गए, वो भी कुछ नहीं उसके बारे में। सर बहुत बड़ी समस्या है ये। दिन में 20-30 कोई अनलिमिटेड है, ये कितनी बार बंद होता है। इंसान को कहीं जाना होता है इमरजेंसी में तो बेहोश हो जाता है। वो भी एम्बुलेंस या कोई पेशेंट है और है, कोई डिलीवरी वाली है, बहुत बड़ी समस्या है। और कोई सरकार ने अभी तक इससे राहत नहीं दिलाई हम लोगों को। इतनी परेशानी है साहब, आज इतने वर्षों से कोई भी राजनेता ने कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। न रेलवे ले रही है, न ये ले रहे हैं। इस धूप में आप जानते हो कितना परेशानी होती है। हम तो कहते हैं ये समस्या समाधान हो तो बीकानेर की आधी समस्या हल हो जाती है, पूरी हो जाएगी करीब। अब आप देखो इस तरफ भीड़ है, इस तरफ भीड़ है, लोग इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे निकलने के लिए, और ये धूप जान ले रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। राजस्थान में 2024 के आम चुनाव 2 चरणों में होंगे। बीकानेर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।